Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this Fast Track to 50 सीरीज। दोस्तों फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज के थ्रू हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट 25 सेशंस सो दैट इस पर्टिकुलर सीरीज को गो थ्रू करने के बाद आप लोग एटलीस्ट 50 मार्क्स स्कोर कर पाएं आउट ऑफ योर टोटल 100 मार्क्स इन द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल लोन्स एंड एजुकेशन लोन्स के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल लोन एंड एजुकेशन लोन्स के बारे में। अब ये वो टॉपिक है जहां से हम लोगों को रेपिटेटिवली लास्ट साइकिल्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। जैसे मई 2025 के अंदर ही एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग हम लोगों ने जो था वो क्वेश्चन देखा, इट वॉज अ मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन के पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, बट हाँ ये टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर साइकिल में हम लोगों को एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिले हैं। तो भाई हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर जो भी टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं उन सभी टॉपिक से आप लोगों को कहीं ना कहीं लास्ट साइकिल में जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को इस सीरीज को जो है वो बिल्कुल हॉलिस्टिकली फॉलो करना है, सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स स्कोर कर पाएं आउट ऑफ द टोटल 100 मार्क्स भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द पर्सनल लोन्स। अब देखिएगा इस पर्सनल लोन्स की अगर बात की जाए तो पर्सनल लोन्स आर अनसिक्योर्ड इन नेचर। अनसिक्योर्ड इन नेचर होने का मतलब क्या है कि जब भी देखिए किसी भी बैंक के द्वारा जब भी लोन प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स को, तो वहाँ पे कस्टमर के एंड से कुछ ना कुछ जो है सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड की जाती है, सो दैट अगर कल को ये कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो उस केस में बैंक कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द सिक्योरिटी भी। ठीक है, बट ये जो हमारे पर्सनल लोन्स हैं ये जनरली हम लोगों को अनसिक्योर नेचर के देखने के लिए मिलते हैं, मतलब किसी भी तरह की सिक्योरिटी जो है वो कस्टमर्स के द्वारा यहाँ पे नहीं दी जाती है। अब दीज पर्सनल लोन्स आर बैक्ड बाय पर्सनल एंटरप्राइज और गारंटीज ओनली। सो गारंटी के बेस पे ही एक गुड फेथ के अंदर ही हम लोग देख पाते हैं कि ये जो पर्सनल लोन्स हैं डिसबर्स किए जाते हैं, विच मेक्स देम मच रिस्की इन कंपैरिजन टू द अदर काइंड ऑफ लोन्स भी। अब ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनके द्वारा बहुत ही कॉशियसली जो है वो इन पर्सनल लोन्स को केटर किया जाता है। वाई? बिकॉज पर्सनल लोन्स आर वेरी मच रिस्की, क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी जो है बैंक जनरली नहीं लेते हैं, विच मेक्स देम मोर रिस्की कि भाई अगर कल को डिफॉल्ट कर गया कस्टमर तो बैंक विल नॉट बी एबल टू रिकवर इट्स अमाउंट। दैट इज़ वाई कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं बहुत ही कॉशियसली इन पर्सनल लोन्स वाले जो कस्टमर्स हैं उनको केटर करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्राइवेट बैंक्स की, तो वो तो एग्रेसिवली डील करते हैं इन पर्सनल लोन्स के अंदर भी। भले ही ये जो पर्सनल लोन्स हैं दीज आर अनसिक्योर्ड इन नेचर, बट स्टिल जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो बहुत ही एग्रेसिवली जो है वो पर्सनल लोन सेगमेंट को केटर करने का काम करते हैं भी। तो ये हम लोगों ने पर्सनल लोन्स के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया। अब देखिए पर्सनल लोन के कुछ फीचर्स को हम लोग समझ लेते हैं अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हु आर दी एलिजिबल इंडिविजुअल्स फॉर दी पर्सनल लोन्स। तो देखिए सैलरीड एम्प्लॉयज़, प्रोफेशनल्स, इंडिविजुअल्स जिनके पास एक अच्छा खासा सरप्लस वेल्थ पड़ा हुआ है, या फिर रेगुलर पेंशनर्स हु आर ड्रॉइंग रेगुलर मंथली पेंशन फ्रॉम द बैंक। तो दीज आर द एंटिटीज हु आर एलिजिबल फॉर पर्सनल लोन भी। अब किस पर्पस के लिए पर्सनल लोन दिया जा सकता है? देखिए हम लोगों ने पहले होम लोन के बारे में बात की, तो घर बनाने के लिए होम लोन, होम फिनेंसिस के लिए जो था वो होम लोन दिया जा रहा था, मतलब वहां पे अगर घर बनाना था, कंस्ट्रक्शन करनी थी, उसके लिए होम लोन दिया जा रहा था। अब ये जो पर्सनल लोन है इसका पर्पस डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन है या फिर सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जनरली जो पर्सनल लोन्स हैं वो अनसिक्योर्ड नेचर के रहते हैं। बट हम लोग यहाँ पे जब पर्पस को डिफाइन कर रहे हैं पर्सनल लोन्स के, तो दो तरह से हम लोग इसके पर्पस को डिफाइन कर लेंगे। पहला है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन जहाँ पे किसी भी तरह की सिक्योरिटी जो है वो बैंक के द्वारा नहीं ली गई है अभी। अब देखिए अनसिक्योर्ड लोन जो है वो जब भी दिया जाएगा तो किस पर्पस के लिए दिया जाएगा? मैरिज एक्सपेंस ऑफ सेल्फ, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट। मतलब अमित, ठीक है, अमित का सन सुमित और अमित की वाइफ राधा, तो इंडिविजुअल के लिए, खुद के लिए, ठीक है, उसके बच्चों की
और उसके डिपेंडेंट जो हैं, ठीक है, उनके मैरिज का खर्चा अगर करना है तो उसके लिए जो है वो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, अदर डिपेंडेंट्स। तो यहाँ पे अगर अब अमित ने खुद की किसी भी तरह का कोई मेडिकल इमरजेंसी अराइज हो जाती है, इसने खुद पे अगर खर्चा करना है, उसके लिए इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो ही कैन टेक पर्सनल लोन विच विल बी अनसिक्योर्ड इन नेचर। इसकी वाइफ है राधा, इनको अगर किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी अराइज हो जाती है तो उस केस में भी अनसिक्योर्ड लोन जो दिया जाएगा पर्सनल लोन की फॉर्म में। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज, अगर उसके चिल्ड्रन मतलब सुमित को किसी भी तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी अराइज हो जाती है तो वहाँ पे भी जो पर्सनल लोन है दैट कैन बी ग्रांटेड टू दिस अमित विच विल बी अनसिक्योर्ड इन नेचर भी। इसके अलावा अदर डिपेंडेंट्स मतलब इसके कोई अदर डिपेंडेंट्स जैसे इसके माँ बाप हैं, ठीक है, उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी अराइज होती है, उस केस में भी पर्सनल लोन कैन बी गिवन विच विल बी अनसिक्योर्ड इन नेचर भी। इसके अलावा फॉर एजुकेशन ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, अमित, राधा और सुमित तीनों में से किसी ने भी अगर पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी जो है वो पर्सनल लोन दिया जा सकेगा विच विल बी अनसिक्योर्ड इन नेचर। इसके अलावा रिपेयर करवानी है, रेनोवेशन करवानी है, एक्सटेंशन करवानी है, किसकी, एग्जिस्टिंग फ्लैट या फिर हाउस बिल्डिंग की। मतलब अमित का पहले से एक घर है, उस घर की उसने जो रेनोवेशन करवानी है, एक्सटेंशन करवानी है, 2 मंजिल का था, तीसरी मंजिल डालनी है, उस पर्पज के लिए भी जो है वो पर्सनल लोन दिया जा सकता है विच विल बी अनसिक्योर्ड इन नेचर। नेक्स्ट इज एनी अदर पर्सनल एक्सपेंस ऑफ बोनोफाइड नेचर एज अप्रूव्ड बाय द बैंक। तो बैंक के द्वारा भी जो है वो कुछ केसेस के लिए जो पर्सनल लोन है वो अप्रूव किया जाता है, इस पर्पज के लिए भी पर्सनल लोन जो है वो दिया जाएगा कस्टमर को विच विल बी अनसिक्योर्ड इन नेचर। आफ्टर दैट सिक्योर्ड लोन कब दिया जाएगा, अब फॉर मीटिंग द सोशल एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स एंड फॉर द परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो दीज आर दी कंडीशंस जब एक इंडिविजुअल को जो है वो पर्सनल लोन तो दे दिया जाएगा बट दैट विल बी सिक्योर्ड इन नेचर। सिक्योर्ड का मतलब क्या है कि भाई सिक्योरिटी वहां पे जो है बैंक लेगा फ्रॉम द कस्टमर जब भी लोन जो है वो डिसबर्स किया जाएगा कस्टमर को। आई होप ये जो फीचर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए आप लोगों को क्लियर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो सिक्योरिटी। अब देखिए मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भैया जो पर्सनल लोन है वो जनरली अनसिक्योर नेचर के रहते हैं बट हाँ कुछ स्पेशल केसेस में सिक्योरिटी भी बैंक जो है वो लेते हैं जब भी पर्सनल लोन डिसबर्स किए जाते हैं। अब सिक्योरिटी कैसे लेते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे क्या दिया जाता है, सो इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, hypothecation charge on asset, collateral security in the form of pledge of gold, ornament, national saving scheme, किसान विकास पत्रा, बोनोफाइड असाइनमेंट ऑफ LIC पॉलिसी। अब देखिए इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर एक इंडिविजुअल ने जो है वो घर बनाया, उस घर को बनाने के लिए उसने मतलब घर में उसने जो एक्सटेंशन करवानी थी, मान लेते हैं रिपेयर करवानी थी, जो है वो रेनोवेशन करवानी थी। अब इस घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही उसने क्या कर दिए, जो था वो सबमिट कर दिए विद द बैंक कि भाई अगर कल को मैं ये जो लोन आप मुझे दे रहे हैं इसके अंदर अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ सो यू कैन टेक द पोजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो इसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट करना। आफ्टर दैट हाइपोथिकेशन चार्ज ऑन एसेट। हाइपोथिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मूवेबल एसेट्स होते हैं वहाँ पे ये टर्म यूज़ की जाती है, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी के तौर पर हाइपोथिकेशन विल बी टेकन। हाइपोथिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो व्हीकल है, अब व्हीकल के केस में हम लोग देख पाते हैं कि भाई जब भी व्हीकल परचेज की जाती है तो अगर हाइपोथिकेशन वहाँ पे जो है वो दी जा रही है टू द बैंक एज अ सिक्योरिटी, तो भाई कल को अगर बोरोअर डिफॉल्ट करेगा तो उस व्हीकल की पोजीशन, उस एसेट मूवेबल एसेट की जो पोजीशन है वो बैंक ले सकता है। इसके अलावा कोलेट्रल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड को प्लेज कर दिया, ऑर्नामेंट, किसान विकास पत्र, बॉन्ड, असाइनमेंट ऑफ LIC पॉलिसी। तो ऐसा मान लो जैसे किसी एक इंडिविजुअल ने, अब अमित है उसको जो है वो पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसने सिक्योर्ड नेचर का जो है वो पर्सनल लोन उसको दिया जा रहा है, मतलब उसने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने हैं, ठीक है, तो उस केस में उसने जो LIC की पॉलिसी करवा रखी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी करवा रखी है, उसको एज अ सिक्योरिटी दे दिया जाएगा कि भाई उसने जो पैसा उस LIC के अंदर डिपॉजिट किया है उसके अगेंस्ट उसको सिक्योरिटी मान के बैंक जो है उसको लोन दे दे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिसबर्समेंट के बारे में। अब देखिए जो अमाउंट है पर्सनल लोन का वो डायरेक्टली डिसबर्स किया जाएगा सप्लायर को व्हेन एवर इट इज़ फिजिबल, जब भी फिजिबल हो। तो जो सप्लायर है, जैसे मान लो एक इंडिविजुअल ने जो है वो घर के अंदर अगर पेंट करवाना है, उस पेंट को खरीदने के लिए उसको जो है वो अगर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो जहाँ से वो पेंट खरीदेगा वहीं पे जो है वो डायरेक्टली फंड को डिसबर्स कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट क्रेडिट टू अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योर्ड लोन। अब जब भी सिक्योर्ड लोन लिया जाएगा, सिक्योर्ड लोन की दो कंडीशंस हम लोगों ने देखी कि भाई जब भी कोई सोशल या फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट है या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स परचेज करने हैं, इन दैट सिनेरियो द लोन विल बी सिक्योर्ड इन नेचर। तो सिक्योर्ड लोन के केस में जो अमाउंट है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो अमाउंट रहेगा हमारे लोन की डिसबर्समेंट का भी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर।
आफ्टर दैट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि भाई अमाउंट कितना रहता है, कितने अमाउंट का जो पर्सनल लोन है वो दिया जा सकता है कस्टमर्स को। सो देखिए, चाहे अनसिक्योर्ड लोन है चाहे वो सिक्योर्ड लोन है, जो अमाउंट रहेगा लोन का दैट विल वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप का मतलब क्या है कि भाई टारगेट कस्टमर कौन है, क्या वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, या फिर पेंशनर्स हैं, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट कस्टमर ग्रुप जो अमाउंट है पर्सनल लोन का वो वेरी करेगा फ्रॉम बैंक टू बैंक। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एलिजिबल अमाउंट भी। अब एलिजिबल अमाउंट और अमाउंट में क्या डिफरेंस है? अमाउंट का मतलब क्या है कि पर्सनल लोन के थ्रू कितना अमाउंट जो है वो कस्टमर्स को दिया जा सकता है। एलिजिबल अमाउंट कि कौन से कस्टमर को, जैसे मान लो एक बैंक ने बोल दिया कि भाई मैं मैक्सिमम जो है वो 50 लाख रुपए का जो है वो पर्सनल लोन दे सकता हूं। अब हर कस्टमर को थोड़े 50 लाख का लोन दे दिया जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कस्टमर उतने अमाउंट के ही जो पर्सनल लोन है वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। अब चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो चाहे वो सिक्योर्ड लोन है, जो एलिजिबल अमाउंट है, जो कस्टमर एलिजिबल होगा कितने अमाउंट के लिए, जैसे मान लो अमित ने अप्लाई किया फॉर द पर्सनल लोन। अब अमित ने अप्लाई कर दिया 50 लाख के लिए ही मान लेते हैं, बट उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी ही नहीं है, सो ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सनल लोन गाइज। सो अनसिक्योर्ड लोन हो चाहे सिक्योर्ड लोन हो, जो अमाउंट रहेगा एलिजिबिलिटी के लिए दैट विल वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक सब्जेक्ट टू रीपेमेंट कैपेसिटी एंड मिनिमम टेक होम अमाउंट। मिनिमम टेक होम अमाउंट क्या होता है कि भाई एक इंडिविजुअल अगर 100 रुपये कमा रहा है अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के बाद, जो सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उसने फुलफिल कर ली, उसने अपने रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, राशन का खर्चा कर लिया, उसके बाद एटलीस्ट वो कितना पैसा अपने साथ घर लेकर के जा रहा है उसको बोलते हैं मिनिमम टेक होम अमाउंट भी। तो रीपेमेंट कैपेसिटी और मिनिमम टेक होम अमाउंट, इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा कि भाई कौन इंडिविजुअल कितने अमाउंट के पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है गाइस, चाहे वो सिक्योर्ड लोन की बात हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन की बात हो भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्राइसिंग इशू या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पर्सनल लोन्स रहते हैं, पर्सनल लोन्स के केस में हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि भाई जो चाहे देखिए कोई भी लोन हो, चाहे होम लोन हो पर्सनल लोन हो, वहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस हो जाएगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा बाय द बैंक फ्रॉम द कस्टमर भी। सो देखिए, अब पर्सनल लोन के केस में भी जो प्राइस मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है दैट विल डिपेंड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व, कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है जब भी वो पर्सनल लोन ग्रांट किया जा रहा है किसी कस्टमर को। क्या वो हाई रिस्क कस्टमर है, मीडियम रिस्क कस्टमर है, या फिर लो रिस्क कस्टमर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है अभी। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क इन्वॉल्व हम लोग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा बैंक के द्वारा फ्रॉम द कस्टमर इन केस ऑफ पर्सनल लोन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मॉरेटोरियम भी। अब देखिए, मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। मॉरेटोरियम का मतलब होता है रिलैक्सेशन पीरियड, कि मतलब उस टाइम के ऊपर कस्टमर को या तो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट नहीं करनी है, या फिर इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट नहीं करनी है, या फिर दोनों ही अमाउंट जो हो पे नहीं करने हैं। अब ये क्या पे नहीं करना है, कौन सी कंपोनेंट की पेमेंट नहीं करनी है, ये डिपेंड करता है फ्रॉम लोन टू लोन। अब अगर पर्सनल लोन की बात करें तो किसी भी तरह का मॉरेटोरियम पीरियड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है कस्टमर्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखना है आप लोगों को। आफ्टर दैट अगर हम लोग रीपेमेंट की बात करें तो जो अनसिक्योर्ड हमारे पर्सनल लोन्स रहते हैं उनका जो रीपेमेंट पीरियड रखा गया है दैट इज जनरली 36 टू 60 ईएमआईज, जबकि सिक्योर्ड लोन के केस में इट इज मैक्सिमम 60 ईएमआईज के अंदर जो लोन है उसको रीपे करना पड़ेगा भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में, तो देखिए लोन को जब भी प्रोसेस किया जाता है तो कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस रहते हैं। अब कितने वो चार्जेस रहेंगे पर्सनल लोन के केस में दैट विल वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक गाइज। आफ्टर दैट ये हम लोगों ने देखिए पर्सनल लोन के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन लोन के बारे में भी। अब देखिए, एजुकेशन लोन को समझने से पहले हम लोगों को एक टर्म समझनी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। अब देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर बात की जाए तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका मतलब क्या है कि भाई वर्किंग एज पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं अभी। ठीक है, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल देते हैं। अब इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत ही अच्छा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन है विच दैट इज इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, एक एडवांटेज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया एज वेल। और अगर हम लोग एजुकेशन लोन की बात करें तो एजुकेशन लोन को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। अब ऐसा क्यों है भाई? अब देखिए, जब भी एक इंडिविजुअल के द्वारा एजुकेशन लोन लिया जा रहा है तो मतलब वो एजुकेशन ग्रेस्प कर रहा है। एजुकेशन को ग्रेस्प करने के बाद, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही विल बी एम्प्लॉयड
एम्प्लॉयड समवेयर, जब वो एम्प्लॉयबल हो जाएगा, मतलब वो जॉब करने लग जाएगा कहीं पे, या तो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा खुद का, या फिर वो जॉब करने लग जाएगा कहीं पे। तो दोनों ही सिनेरियोज के अंदर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उसकी पार्टिसिपेशन होगी, तो अल्टीमेटली वो कंट्री की जो जीडीपी है वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भी जो एजुकेशन लोन्स हैं उनको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है, कि अल्टीमेटली इनसे जो हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी प्रॉस्पर करेगी भी। अब ये जो एजुकेशन लोन है गाइज, इनके थ्रू हम लोग फोकस करते हैं उन इंडिविजुअल्स के ऊपर जो कि मेरिटोरियस तो हैं, बट दोज आर इकोनॉमिकली चैलेंज स्टूडेंट फॉर परस्यूइंग देयर हायर एजुकेशन भी। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, जैसे अमित है, ठीक है। अमित हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि भाई अमित ने जो है वो प्लस टू के अंदर अमित के जो है वो 90% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। नाउ ही वांट टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, मान लेते हैं आईआईटी से वो अपनी एजुकेशन को आगे परस्यू करना चाहता है अभी, बट उसके पास इतने फंड्स ही नहीं है, उसके फादर जो है वो कहीं फार्मर हैं, या फिर बहुत ही जो है वो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है। तो उस केस में इन एजुकेशन लोन के थ्रू अमित जैसे स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश की जाती है अभी। अब यहाँ पे जो लोन की असेसमेंट की जाएगी, दैट विल बी बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अमित, रदर देन इनकम, पेरेंटल इनकम और द फैमिली वेल्थ। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं कर रहा है कि भाई अगर एक इंडिविजुअल को लोन दिया जा रहा है, एजुकेशन लोन दिया जा रहा है, तो उसके फैमिली की इनकम कितनी है, ठीक है, उसकी पेरेंटल वेल्थ कितनी है, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करेगा यहाँ पे कि जो इंडिविजुअल एजुकेशन लोन ले रहा है, उस एजुकेशन को ग्रेस्प करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद उसकी जॉब कितने अमाउंट की लगी, व्हाट विल बी हिज पैकेज, मंथ जो एनुअल पैकेज है उसका कितना रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग जो है लोन की असेसमेंट की जाएगी। कि भाई अगर वो इंडिविजुअल एमबीए कर रहा है तो उससे एक्सपेक्टेड है कि भाई वो 10 लाख के पैकेज के ऊपर एमबीए करने के बाद जॉब करेगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग लोन को असेस किया जाएगा कि कितने अमाउंट का लोन जो है इसको दिया जा सकेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, एंड ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी। तो ये हम लोगों ने एजुकेशन लोन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझा कि भाई क्यों एजुकेशन लोन जो है ज़रूरी हैं, और एक इकोनॉमी को प्रॉस्पर होने में किस तरह से ये हेल्प कर पाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। अब देखिए अगर फीचर्स की बात की जाए तो हु आर द एलिजिबल इंडिविजुअल्स फॉर दिस एजुकेशन लोन, सो ऑल द इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल फॉर द एजुकेशन लोन। और ऐसे इंडिविजुअल इंडियन नेशनल्स जिनकी एडमिशन जो है वो हायर एजुकेशन में होती है इधर थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट, या फिर मेरिट में आते हैं वो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 10th+2 स्टैंडर्ड्स। सो या तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, जैसे एक हम लोग जानते हैं ना कि हर एक कॉलेज, जैसे आईआईटी के लिए एक स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट होता है, नीट के लिए एक स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसी तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अलग अलग हमारे जो है वो एंट्रेंस टेस्ट रहते हैं। तो या तो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे वो अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करना चाह रहा है, या फिर जो उसके +2 स्टैंडर्ड्स के अंदर, 10th+2 स्टैंडर्ड्स के अंदर जो उसके मार्क्स हैं उसके बेसिस के ऊपर वो मेरिट में स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे ऊपर अगर उसकी एडमिशन हो रही है तब जो है एजुकेशन लोन उनको दे दिया जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट आर द एलिजिबल कोर्सेज जिनको परस्यू करने के लिए एजुकेशन लोन जो है वो ग्रांट किया जा सकता है। सो फॉर परस्यूइंग द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमाज, सो पीजी डिप्लोमाज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज करने के लिए भी जो एजुकेशन लोन है वो दिया जा सकता है। अब इसके अलावा जो कोर्सेज हैं दो शुड बी डन फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, गवर्नमेंट, एंड एआईसीटी, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो इन रेप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज के थ्रू जो भी हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं उन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए जो है वो एजुकेशन लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे कोर्सेज जो कि आईआईएम्स, आईआईटीज, आईआईएससी, या फिर एक्सएलआरआई, मतलब जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है इंडिया के अंदर, उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के थ्रू अगर कोर्स परस्यू करना चाहता है इंडिविजुअल, देन द लोन कैन बी ग्रांटेड। अब अगर एक इंडिविजुअल जो अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है, मान लो कोई इंडिविजुअल है, मान लो रोहन है, वो बोल रहा है कि भाई मुझे जो है वो अब कनाडा में जा कर के जो है वो स्टडी करनी है, ठीक है, मान लेते हैं। तो क्या उसको वहाँ पे स्टडी करने के लिए भी एजुकेशन लोन दिया जा सकता है? तो बिल्कुल दिया जा सकता है, बट वहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर वो प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल कोर्स जो है वो परस्यू करना चाहता है जो कि वहीं कनाडा की किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑफर किया जा रहा है, इन दैट सिचुएशन एजुकेशन लोन कैन बी ग्रांटेड टू रोहन। इसके अलावा कोर्सेज विच आर ऑफर्ड बाय CIMA लंडन एंड CPA इन USA। अब देखिए CIPA लंदन या फिर CPA इन USA क्या है, ये सिमिलर कोर्सेज हैं, जैसे इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, सिमिलर कोर्सेज जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं लंदन एंड USA भी। तो इन कोर्सेज को परस्यू करने के लिए भी जो है वो एजुकेशन लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे कोर्सेज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट रेगुलेटरी बॉडीज फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
अब कई बार हम लोगों को कुछ ऐसे कोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा जो है ऑफर किए जाते हैं, और उन कोर्सेज के थ्रू जो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर स्किल्स इम्पार्ट की जाती हैं, सो दैट वो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जा करके अपनी स्किल्स के थ्रू इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट भी कर पाएँ और अपनी जो इनकम है वो भी अर्न कर पाएँ भी। सो एम्प्लॉयबल बेसिकली मतलब ऐसे कोर्सेज जिनके थ्रू इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉयबल बनाया जा सकता है, कुछ वो कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं बाय सम कॉम्पिटेंट रेगुलेटरी बॉडीज़। तो उन कोर्सेज को परस्यू करने के लिए भी एजुकेशन लोन दिया जा सकता है। अब पर्पस क्या है इस एजुकेशन लोन का? नीड बेस्ड फाइनेंस प्रोवाइड करना टू मीट एक्सपेंसेस फॉर द हायर एजुकेशन। मतलब जो इंडिविजुअल हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं और जिनके पास फंड्स नहीं है, दोज बिलोंग्स टू वेरी पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन, तो उन इंडिविजुअल्स को हायर एजुकेशन परस्यू करने में हेल्प करना जो है वो बेसिक पर्पस है किसका? एजुकेशन लोन का भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब क्वांटम ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है कि भाई कितने अमाउंट का जो लोन है वो दिया जा सकता है भाई। तो देखिए, जनरली हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए का लोन जो बैंक्स के द्वारा दिया जाता है, जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो इंडिया में स्टडी करने के लिए दिया जाता है। और अब्रॉड में अगर एक इंडिविजुअल ने स्टडी करनी है तो जनरली 20 लाख रुपए तक का जो लोन है वो दिया जा सकता है। अब इट में वेरी ऑन केस टू केस बेसिस, ये कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, बट हाँ ये जनरली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भी अगर इंडिया में स्टडी करना है इंडिविजुअल ने तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो मोस्टली 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन देते हैं, और अगर अब्रॉड में स्टडी करना है तो 20 लाख रुपए तक का जो एजुकेशन लोन है वो दिया जा सकता है। अब ये अमाउंट वेरी भी कर सकता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मार्जिन। अब देखिए मार्जिन क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। मार्जिन का मतलब क्या है? मार्जिन मीन्स डाउन पेमेंट। अब देखिए अगर 4 लाख रुपए तक का लोन लिया जा रहा है तो कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दिस इज गोइंग टू बी विद रिस्पेक्ट टू दिस एजुकेशन लोन। और अगर जो लोन का अमाउंट है वो 4 लाख से एक्सीड कर जाता है और अगर इंडिविजुअल ने इंडिया में ही स्टडी करना है तो वहाँ पे 5% की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि भाई अगर 6 लाख रुपए 6 लाख रुपए का जो है वो लोन ले रहा है एक इंडिविजुअल, उसने इंडिया में स्टडी करना है तो 6 लाख का 5% हम लोग निकाल लेंगे, उतनी डाउन पेमेंट जो है इंडिविजुअल को करनी पड़ेगी। और अगर वो अब्रॉड में स्टडी कर रहा है तो 6 लाख का 15% हम लोग निकाल लेंगे, उतनी जो है वो डाउन पेमेंट इंडिविजुअल को करनी पड़ेगी। अब ये जो लोन्स हैं दीज कैन ऑल्सो गेट क्रेडिट गारंटी कवरेज एंड स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप्स का भी प्रोविजन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन लोन, विच स्कॉलरशिप्स विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ मार्जिन इन केस ऑफ एजुकेशन लोन भी। आफ्टर दैट एलिजिबल एक्सपेंस फॉर लोन। अब जो पैसा मिला इस एजुकेशन लोन के थ्रू इंडिविजुअल को, उस फंड का यूज कहाँ किया जा सकता है? सो देखिए ट्यूशन फी को पे करने के लिए विच शुड बी अप्रूव्ड, जितनी अप्रूव्ड ट्यूशन फी है उसको पे करने के लिए जो है एजुकेशन लोन के जो फंड्स हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। लॉजिंग के लिए, एक रीजनेबल लॉजिंग के लिए। अब ऐसा ना हो ना कि इंडिविजुअल बोल रहा है कि भाई मुझे तो जो है वो 3 BHK फ्लैट में रहना है, अकेला हूँ मैं रहने वाला, तो 3 BHK फ्लैट का जो किराया है वो 45,000 रुपये है, मैं 45,000 रुपये इस एजुकेशन लोन के फंड का वहाँ खर्च करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रीजनेबल इन नेचर। आफ्टर दैट एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी या फिर जो लैब की फ़ी है वो जो एक्चुअल फ़ी बनती है वो दैट अमाउंट कैन बी पेड। ट्रैवल एक्सपेंस वन वे फॉरवर्ड, मतलब अगर मान लो एजुकेशन ग्रेस्प करने के लिए इंडिविजुअल को जो है वो कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है तो एक तरफ का जो खर्चा है जाने का, ट्रैवल का एक्सपेंस है, वो यहाँ से जो है वो पे किया जा सकता है इस एजुकेशन लोन के अमाउंट से। इसके अलावा इंश्योरेंस फॉर द स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट की इंश्योरेंस करवाई जा रही है तो उस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है दैट कैन ऑल्सो बी पेड फ्रॉम दिस एजुकेशन लोन अमाउंट। अलॉन्ग विद दिस, अगर एक इंडिविजुअल ने बुक्स परचेज करनी है, इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करने हैं या फिर यूनिफॉर्म परचेज करनी है तो वहाँ पे भी इस एजुकेशन लोन का जो फंड है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। बट यहाँ पे रियलिस्टिक असेसमेंट होनी चाहिए इन बुक्स की भी, बुक्स के प्राइस की भी, इंस्ट्रूमेंट के प्राइस की भी और यूनिफॉर्म के प्राइस की भी। और यहाँ पे कैप भी है कि भाई अगर ट्यूशन फी हम लोगों को 100 रुपीज़ देखने के लिए मिल रही है तो 20 रुपये ही खर्च किए जा सकते हैं किताबों पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे या फिर यूनिफॉर्म्स के ऊपर भी। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे क्या देखने को हम लोगों को मिलता है कि भाई जब भी हम लोगों ने ऑलरेडी पता है हम लोगों को कि जब भी लोन दिया जाता है तो कस्टमर को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे देना पड़ता है। तो अब अगर इंडिविजुअल के द्वारा 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन लिया जा रहा है तो कोई भी सिक्योरिटी उसको नहीं देनी है। इसके अलावा पेरेंट्स नीड टू बी द ज्वाइंट बोरोवर। तो अगर मान लो 3 लाख रुपए तक का लोन लिया जा रहा है तो कोई सिक्योरिटी तो नहीं देनी है, बट उसके को बोरोवर एक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर लोन के केस में, कौन? उसके पेरेंट्स भी। और अगर जो लोन का अमाउंट है वो 4 लाख से 7.5 लाख के बीच में है तो कोलेट्रल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो रहेगी ही, पेरेंट्स नीड टू एक्ट एज अ को बोरोवर प्लस थर्ड पार्टी की गारंटी भी रिक्वायर्ड रहेगी भी। आफ्टर दैट अगर ये अमाउंट 7.5 लाख से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे पेरेंट्स नीड टू बी द जॉइंट बोरोवर्स।
collateral security will be taken and assignment of the future income of student. So जो फ्यूचर में इंडिविजुअल की जो स्टूडेंट जो एजुकेशन लोन ले रहा है उसकी फ्यूचर में जो इनकम आने वाली है उसको भी हम लोग जो है एज अ सिक्योरिटी कंसिडर करते हैं, अगर अमाउंट हमारा जो हो 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अभी। आफ्टर दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है हर लोन के केस में। अब एजुकेशन लोन के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है दैट इज लिंक्ड टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट एज डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल बैंक। अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है ये हर एक बैंक इंडिविजुअल बैंक जो है वो अलग अलग तरह से डिसाइड करता है। सो दिस विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा दैट विल बी लिंक्ड विद दिस MCLR। अब यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड एज वेल एज द मॉरेटोरियम पीरियड। मॉरेटोरियम पीरियड और स्टडी पीरियड दोनों के टाइम के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब एक इंडिविजुअल के लिए इंटरेस्ट की सर्विसिंग करना ऑप्शनल हो जाएगा ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। जैसे मान लो अगर एक इंडिविजुअल बीटेक कर रहा है, अब बीटेक 4 साल की होती है, 4 साल के अंदर उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, जो उसने लोन ले रखा है उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट उसको पे करना है, तो उसको वो पे करना है या फिर नहीं करना है, इट इज़ ऑप्शनल। अब जब भी EMI फिक्स की जाएगी उस लोन के अगेंस्ट में, तो जो एक्रूड इंटरेस्ट है ड्यूरिंग द हॉलीडे पीरियड, मतलब मॉरेटोरियम पीरियड को ही यहाँ पे हॉलीडे पीरियड बोला जा रहा है। तो एक्रूड इंटरेस्ट मतलब जो उसने अपने जो स्टडी पीरियड था उसके अंदर अगर उसने वो इंटरेस्ट पे नहीं किया तो उसको एक्रूड इंटरेस्ट माना जाएगा। दैट विल बी एडिड टू द प्रिंसिपल अमाउंट जब भी EMI जो है वो फिक्स की जाएगी भी। ऐसा नहीं है उसको देना ही नहीं है, बस हाँ उस पीरियड में नहीं देना होता है वो, ठीक है। सो दिस इज हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें रीपेमेंट के बारे में तो देखिए यहाँ पे मॉरेटोरियम पीरियड जो ऑफर किया जाता है दैट इज कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। अब जैसे मान लो एक इंडिविजुअल जो है वो अगर MBA करना चाह रहा है, ठीक है, MBA करना चाह रहा है, MBA हम लोगों को पता है 2 साल की होती है जनरली, 2 साल की MBA है प्लस 1 ईयर, तो टोटल मॉरेटोरियम पीरियड कितना हो जाएगा इस MBA को परस्यू करने के लिए अगर लोन दिया गया है, 3 साल हमारा जो है मॉरेटोरियम पीरियड हो जाएगा। अब बैंक जो है प्रोविजनिंग बैंक में प्रोविजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन मॉरेटोरियम, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज होती है तो वहाँ पे बैंक में मेक द प्रोविजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ मॉरेटोरियम भी। आफ्टर दैट EMI और स्टेप अप इंस्टॉलमेंट कैन बी गिवन फॉर ईयर्स। सो EMIs के थ्रू या फिर स्टेप अप इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू जो लोन है उसको रीपे किया जा सकता है अभी। नेक्स्ट इज डिसबर्समेंट। अब देखिए जो एजुकेशन लोन है इसको कैसे डिसबर्स किया जाएगा, तो या तो ये स्टेजेस में डिसबर्स किया जा सकता है कि भाई जैसे मान लो अगर MBA की जा रही है, MBA में 4 सेमेस्टर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। पहले सेमेस्टर की फ़ी जब पे कर दी, दूसरे की पे कर दी, तीसरे की पे कर दी, स्टेजेस में भी पे किया जा सकता है, या फिर जैसा जो बोरोवर है वो डिमांड कर रहा है या फिर रिक्वायरमेंट है। सो इट इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल कि भाई किस तरह से जो अमाउंट है उसको डिसबर्स किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्री पेमेंट इशू। सो देर इज नो प्री पेमेंट पेनल्टी इन केस ऑफ एजुकेशन लोन भी। अब मान लो 10 लाख रुपए तक का जो है वो लोन ले लिया, 10 लाख का लोन ले लिया, ये पे करना था 5 साल के अंदर मान लेते हैं, ठीक है। अब जो बोरोर है उसने इसको पे कर दिया 2.5 साल के अंदर ही, तो क्या उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई जाएगी? नहीं, भी कोई भी पेनल्टी जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर नहीं लगाई जाएगी इन केस ऑफ प्री पेमेंट भी। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो मैंडेटरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ज़रूरी हो जाती है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। जब भी एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को या फिर इंडिविजुअल्स को, तो एक मैंडेटरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में। तो देखिए गाइज किसी भी तरह के प्रोसेसिंग या फिर अपफ्रंट चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं एक्सेप्ट स्टडिंग द अब्रॉड। मतलब जब अगर एक इंडिविजुअल अब्रॉड में पढ़ रहा है तो वहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस या फिर अपफ्रंट चार्जेस जो है लगाए जाते हैं बैंक्स के द्वारा। बट अगर वो इंडिया में ही स्टडी कर रहा है और एजुकेशन लोन ले रहा है तो उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस जनरली जो है बैंक्स के द्वारा लेवे नहीं किए जाते हैं भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में भी। अब देखिए एडिशनल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन लोन अगर 25 लाख रुपए तक का दिया जा रहा है तो वो सभी एजुकेशन लोन जो कि 25 लाख तक के रहते हैं दोज आर एलिजिबल फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन क्या है? देखिए हम लोग जानते हैं कि बैंक्स के द्वारा जो अंडर सर्व्ड या फिर अनडिप्राइव्ड, मतलब अंडर सर्व्ड या फिर अनडिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको बूस्ट करने के लिए, उन सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए उनको पार्ट माना गया है प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन का। तो ऐसे ऐसे एजुकेशन लोन जिनका अमाउंट हम लोगों को 25 लाख रुपए तक का देखने के लिए मिल रहा है वो सभी पार्ट बन जाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन के। इसके अलावा 7% का जो इंटरेस्ट कंसेशन है वो दे दिया जाएगा कस्टमर को, बोरोअर को, अगर
जो इंटरेस्ट है उसकी सर्विसिंग वो कर देता है ड्यूरिंग द स्टडी एंड मॉरेटोरियम पीरियड, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि भी ऑप्शनल है उसके लिए, बट अगर वो कर देता है तो उस केस में फिर 7% का जो इंटरेस्ट कंसेशन है वो दिया जाएगा। अब अगर एक इंडिविजुअल एजुकेशन परस्यू करने के बाद स्टार्टअप जो है वो अपना स्टार्ट करता है तो उस केस में ही मे गेट अ मॉरेटोरियम ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, मतलब जब एक बिजनेस को सेटअप किया जाता है तो लगभग 2 से 3 साल उसको जो एस्टेब्लिश होने में लग जाते हैं, तो उसी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंक्यूबेशन पीरियड बोला जा रहा है अभी। तो अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा स्टार्टअप किया जा रहा है तो उस केस में मॉरेटोरियम जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा ऑन अ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब ना तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करनी है ना ही इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट करनी है, कब तक, अप टू 3 ईयर्स भी। अब गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स भी चलाए जाते हैं, जैसे विद्या लक्ष्मी पोर्टल जिसको लिंक किया गया है विद द शेड्यूल्ड बैंक्स, जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स को इजी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड किए जा सकें भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के बारे में। अब देखिए ये जो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, इस स्कीम के थ्रू हम लोग ये देख पाते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स हु बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, किन इंडिविजुअल्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पार्ट माना जाएगा, जिनकी जो पेरेंटल फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख रुपए से कम हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, तो उन इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोल देंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पार्ट बोल देंगे। अब ये इंडिविजुअल्स अगर जो एक कोर्स परस्यू करना चाहते हैं टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल स्ट्रीम के अंदर इंडिया के अंदर, और वो लोन लेते हैं फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक अंडर द मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम, तो उस केस में उनको फुल इंटरेस्ट की जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड की जाएगी ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि भी जो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है ये बोलती क्या है कि ऐसे इंडिविजुअल हु बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अब कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पार्ट बनेंगे, जिनकी जो पेरेंटल फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख रुपए से कम देखने के लिए मिल रही है, तो उन इंडिविजुअल्स के द्वारा अगर टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल कोर्स जो परस्यू किया जाना है इंडिया के अंदर और वो लोन लेते हैं फ्रॉम द शेड्यूल्ड बैंक्स अंडर द मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम, तो उनको फुल इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड। अब मॉरेटोरियम पीरियड क्या है, अभी हम लोगों ने देखा कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, जैसे अगर किसी ने बीटेक करनी है तो 4 साल और 1 साल, मतलब 5 साल के लिए जो है फुल इंटरेस्ट की सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी गाइस। सो दिस इज सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लोन प्रोसेसिंग मॉडल्स के बारे में भी। अब देखिए लोन्स को प्रोसेस किया जाता है अलग अलग तरह से, दो मॉडल्स हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। पहला है स्टैंड अलोन मॉडल, दूसरा हो जाता है सेंट्रलाइज्ड मॉडल। अब जो स्टैंड अलोन मॉडल है वहाँ पे ब्रांच लेवल के ऊपर ही आप लोगों की जो लोन है उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा। जैसे मान लो अमित है वो जाते हैं दिल्ली ब्रांच के अंदर, ठीक है, दिल्ली ब्रांच के अंदर गए, दिल्ली ब्रांच के अंदर उन्होंने जो था वो लोन की एप्लीकेशन की, तो उनका लोन उसी दिल्ली की ब्रांच के अंदर जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा, उसको बोल देंगे स्टैंड अलोन मॉडल, ठीक है। और दूसरा है सेंट्रलाइज्ड मॉडल जहाँ पे रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, मतलब मल्टीपल जगह पे जो लोन सोर्स हुए हैं उनको एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड पॉइंट के ऊपर जो प्रोसेस किया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेंट्रलाइज्ड मॉडल बोल देंगे। अब ये जो स्टैंड अलोन मॉडल है यहाँ पे कस्टमर्स की नीड को बेटर वे में अंडरस्टैंड किया जाता है, क्योंकि वो कस्टमर रेगुलर वे के अंदर वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं बैंक की इंप्लॉयज़ के साथ में, तो उनकी नीड्स को समझना बहुत ही जो है वो ईजी हो जाता है इन केस ऑफ स्टैंड अलोन मॉडल। जबकि सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस्ड वहाँ पे लोन की प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ पे नहीं पता है ना कि ये जो अमित है इसकी जो मंथली इनकम है ये कितनी है, या इसने इससे पहले कितने जो है वो लोन ले रखे थे, उनका टाइम बाउंड मैनर के अंदर पेमेंट किया है या फिर नहीं किया है, तो उस यहाँ पे क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे हम लोग जो कस्टमर की नीड को उतने बेटर वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। अब इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर जब भी लोन्स को प्रोसेस किया जाएगा तो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच नहीं रहती है, मतलब वेरी करता है, प्रोसेस टाइम भी वेरी करेगा फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, एंड जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके वो बैंक के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, क्या वो लोन डिसबर्स करने की ज़रूरत है उसको या फिर नहीं है। सो स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं रहती है, जबकि सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच रहती है अभी। अब यहाँ पे जो रिटेल लोन्स हैं दैट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ फास्टर मल्टीपल एक्टिविटीज़। तो स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर जैसे मान लो दिल्ली ब्रांच है, अब इस दिल्ली ब्रांच के पास सिर्फ लोन प्रोसेस करने का ही काम नहीं है ना, इस ब्रांच के अंदर लोन को प्रोसेस भी किया जाएगा, एफडी भी डिसबर्स की जाएगी, ठीक है, सेविंग अकाउंट के बारे में भी यहाँ पे जो टेक केयर किया जा रहा होगा, इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी इस ब्रांच के थ्रू डिसबर्स की जा रही होगी। सो मल्टीपल एक्टिविटीज़ में से एक काम है लोन को प्रोसेस करना इन केस ऑफ स्टैंड अलोन मॉडल, जबकि सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर इट इज़ द एक्सक्लूसिव एक्टिविटी, और इसलिए यहाँ पे मोर प्रोफेशनल अप्रोच हम लोगों को ऑप्ट होती हुई देखने के लिए मिलती है अभी। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें क्वालिटी ऑफ अप्रेजल की, सो डिफरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ स्टैंड अलोन मॉडल, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांच में जो है वो लोन को अप्रेज किया जा रहा है और
जो इंडिविजुअल उस लोन को अप्रेज कर रहे हैं उनका जो है वो कस्टमर ओरिएंटेशन कैसा है, कस्टमर के प्रति बिहेवियर कैसा है अभी। अलॉन्ग विद दिस अगर हम लोग बात करें सेंट्रलाइज मॉडल के बारे में, तो यहाँ पे एक हम लोगों को क्वालिटी जो है यूनिफॉर्म देखने के लिए मिलती है जब भी लोन का अप्रेजल रहता है, क्योंकि इट इज़ द एक्सक्लूसिव एक्टिविटी। अब जहाँ पे सिर्फ लोन ही प्रोसेस होना है तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे, क्वालिटी विल बी इंश्योर्ड भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट अगर हम लोग डिफरेंस समझे तो देखिए जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट मे डिफर बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ ब्रांच एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स। अब मान लो कोई एक अमित नाम का कस्टमर है, दूसरा कस्टमर है सुमित नाम का। अब ये जो अमित नाम का कस्टमर है इट ही इज़ अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। जो सुमित नाम का कस्टमर है वो एक बहुत ही एक नॉमिनल सी इनकम जो अर्न कर रहा है, थोड़ी बहुत सेविंग कर देता है बैंक में। अब बैंक के लिए कौन ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कस्टमर हो जाएगा? अमित विल बी मोर प्रायोरिटी, अमित की ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि एक अच्छा खासा बिजनेस जो है बैंक को ला करके दे रहा होगा अभी। ठीक है, सो इसीलिए अमित के लोन को प्रोसेस होने में कम टाइम लगेगा, सुमित के लोन को प्रोसेस होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। या फिर ब्रांच की प्रायोरिटी पे भी डिपेंड करता है, ब्रांच के टारगेट्स पूरे हो गए, ब्रांच को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने अपने लोन्स। ठीक है, सो दिस इज स्टैंड अलोन मॉडल। और सेंट्रलाइज मॉडल के केस में जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट विल बी यूनिफॉर्म और एक फिक्स्ड टर्न अराउंड टाइम होगा फॉर द डिफरेंट रिटेल लोन। कि भाई अगर होम लोन 10 दिन में प्रोसेस हो रहे हैं तो सभी होम लोन 10 दिन में ही प्रोसेस होंगे। व्हीकल लोन अगर 4 दिन में प्रोसेस हो रहे हैं तो सभी के सभी व्हीकल लोन जो 4 दिन में प्रोसेस हो जाएंगे। तो एक फिक्स टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अलॉन्ग विद दिस कंप्लायंस ऑफ अप्रेजल नॉर्म्स मे बी बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रोफाइल। तो किस तरह से जो लोन है उसको अप्रेज किया जाएगा दैट विल डिपेंड अपॉन द कस्टमर प्रोफाइल, कि भाई वो कस्टमर कितने टाइम से बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, कितने जो है उसने इससे पहले लोन ले रखे थे, क्या वो डिफॉल्ट तो नहीं कर चुका है पहले। सो डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर प्रोफाइल अप्रेजल जो है किया जाएगा, अप्रेजल के नॉर्म्स जो है उनका कंप्लायंस चेक किया जाएगा। जबकि सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर यूनिफॉर्म और इम पर्सनल अप्रेजल स्टैंडर्ड जो फॉलो किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स हैं दैट दोज मे नॉट बी यूनिफॉर्म। हो सकता है किसी कस्टमर के लिए जो है वो 15 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके लोन को अगर प्रोसेस करना है, और हो सकता है किसी कस्टमर को लेवरेज दे रहा है बैंक की, कोई बात नहीं आप तो हमारे पुराने कस्टमर हैं, आप ये सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट ले आइए लोन प्रोसेस हो जाएगा। सो डॉक्यूमेंटेशन में वेरी। अब जहाँ पे सेंट्रलाइज मॉडल की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो किया जाता है भाई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो तरह के प्रोसेसिंग मॉडल्स के बारे में बात कर ली। After that, now there is a question in front of you with reference to the security requirements for education loans. No security is required for a loan up to rupees 4 lakh, but a parent must be the joint borrowers. Loan between 4 lakh and 7.5 lakh requires collateral security and a third party guarantee. For loans above 7.5 lakh, only collateral security is mandatory. Assigning future income is the optional one. So which of the above statements are correct here? Only one, only two, one and two, या फिर 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer? The right answer will be option number C, that is 1 and 2 only. थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों? क्योंकि 7.5 लाख रुपए से का और ऊपर का जो लोन है वहां पे कोलेट्रल सिक्योरिटी के साथ में जो फ्यूचर की इनकम इंडिविजुअल को होने वाली है जिसके द्वारा ये लोन लिया जा रहा है एजुकेशन लोन, उस इनकम को भी जो है मैंडेटरी माना गया है एज अ सिक्योरिटी गाइस। सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ पे भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर एजुकेशन लोन्स। योर स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन नेशनल, एडमिशन कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट, कंप्लीटिंग हायर सीनियर सेकेंडरी मतलब 10+2 स्टैंडर्ड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। So which of the above statements are correct? Only one is correct, 1 and 3 are correct, 2 and 3 are correct, 1, 2 and 3 are correct. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1 and 3 are correct. अब second statement गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि भी admission can be obtained only through an entrance test। नहीं भी, आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू या फिर अगर आपकी जो +2 स्टैंडर्ड है 10+2 स्टैंडर्ड के अंदर मेरिट के बेसिस के ऊपर भी आप लोग जो है वो एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन जो कि हुई है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो कि आपकी 10+2 स्टैंडर्ड में है, या फिर एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपकी जो एडमिशन हो रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। Next is with reference to the personal loan offered by the banks. Consider the following statements. Use statements are salaried employees, professionals, and high net worth individuals are eligible to apply for personal loans. A regular pensioner receiving monthly pension through the bank may also be eligible for personal loans. Personal loans are always secured loans backed by the collateral. Personal loans may be used for expenses such as marriage, medical treatment, or education. So, which of the above statements are correct here? Your options are 1, 2, and 4 only, 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 guys. What should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 4 only. थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि भी पर्सनल लोन आर ऑलवेज सिक्योर्ड लोन
बैक्ड बाय द कोलेट्रल, नहीं भी। जनरली हम लोगों को अनसिक्योर्ड नेचर के देखने के लिए मिलते हैं। सिक्योर्ड सिर्फ दो ही सिनेरियोज में है, जब वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लेना चाहते हैं या फिर सोशल कमिटमेंट्स को जो है वो फुलफिल करना चाहते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स consider the following statements. Your statements are: under the scheme, full interest subsidy is provided during the moratorium period of the education loan. The moratorium period includes the course period plus 1 year. The scheme is applicable to education loans taken only from private finance companies. The scheme applies to education loans provided by scheduled banks under the model education loan scheme. So which of the above statements are correct here? Your options are 1, 2 and 4 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 4 only. अब थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत क्यों हो जा रही है? द स्कीम इज एप्लीकेबल टू एजुकेशन लोन टेकन ओनली फ्रॉम द प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज भी, नहीं भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। जो स्कीम है वो एप्लीकेबल है अगर आप लोग एजुकेशन लोन लेते हैं फ्रॉम द शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, अंडर द मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द स्टैंड अलोन मॉडल ऑफ लोन प्रोसेसिंग consider the following statements. Your statements are: it allows a better understanding of customer needs at the branch level, it follows a highly standardized approach across all branches, retail loan processing is the only one of the several activities performed at the branch, the quality of appraisal may vary depending upon the branch and its personnel. So which of the above statements are correct here? Your options are 1, 3 and 4 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1, 3 and 4 only. So second स्टेटमेंट गलत क्यों है? इट फॉलोज हाईली स्टैंडर्डाइज अप्रोच अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। भी स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर हम लोगों को जो अप्रोच देखने के लिए मिलती है लोन की प्रोसेसिंग की, वो स्टैंडर्डाइज्ड देखने के लिए नहीं मिलती है, अनस्टैंडर्डाइज रहती है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन, और हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है अभी। तो ये हम लोगों ने पर्सनल लोन्स और एजुकेशन लोन्स के बारे में बात कर ली। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लें। यहाँ पे जाते ही कोर्सेज नाम का टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ जाते ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे भी। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में। अब जेआईबी का जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है, इसके थ्रू जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट की रहेंगी भी। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को जो है वो लाइव क्लासेस के थ्रू अपने कंटेंट को कवर करवाया जाएगा। और इस पर्टिकुलर जेआईबी के लिए जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है, इसके अंदर आप लोगों को ये जो लाइव क्रैश कोर्स दिख रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस पर्टिकुलर कोर्स का एक्सेस भी अब यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है अभी, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएं, इसके लिए सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर योर जेआईबी एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट को कॉम्प्रीहेंसिवली प्रिपेयर करना है, तो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है, सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ सिंपली इन लाइव क्रैश कोर्स बैच 4, जहाँ पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पे जो रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएँ, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं भी। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवेल्युएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज राइट फ्रॉम May 2023 टू November 2025, इसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी, सो दैट आप लोग एक अपना कंप्लीट इवेल्युएशन कर पाएँ भी, ठीक है। So you can enroll in these particular courses depending upon your need for JIB examination. So that is all from my side for this particular session. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।